Hello, 12th standard students. I hope you will be fine and safe at home. Okay. तो इस साल हमारे लेक्चर्स तो अभी स्टार्ट नहीं हो सकते, मतलब क्लासरूम में आके। तो हमारा ये ऑनलाइन पहला लेक्चर है। तो मुझे आई होप या आई एम श्योर आपने बुक्स शॉप्स में से लिए होंगे। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का बुक्स है। ओके। इस साल आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये हो गया आपका बुक का फ्रंट कवर। और दिस ईयर यू हैव टू स्टडी टोटल 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स है। दिखने में कम है लेकिन यूनिट्स के अंदर जो लेसन है वो लेसन बहुत ज्यादा है। जैसे कि सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 हमारा प्रोज का सेक्शन है, मतलब लेसन्स का सेक्शन है। इस लेसन्स के सेक्शन में 1.1 से लेकर 1.8 तक के लेसन है। मीन्स देयर आर टोटल 8 लेसन्स इन फर्स्ट यूनिट। पहले यूनिट्स में हमारे टोटल 8 लेसन्स हैं। ओके। यूनिट नंबर 2 सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 का सेक्शन है पोएट्री का सेक्शन। इस पोएट्री के सेक्शन में 2.1 से लेकर 2.8 मीन्स देयर आर टोटल 8 पोएम्स इन यूनिट नंबर 2। जैसे लेसन 8 है वैसे पोएम्स भी 8 है। ओके। सेक्शन 3 का नाम है राइटिंग स्किल्स। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है। जैसे राइटिंग स्किल्स आपको पता है, लेटर राइटिंग हो, स्टोरी राइटिंग हो, ओके, वैसा ये सेक्शन है। इसमें 3.1 समरी राइटिंग से लेकर 3.6 ग्रुप डिस्कशन तक टॉपिक्स है। मतलब देयर आर टोटल 6 टॉपिक्स इन सेक्शन 3 एंड इन सेक्शन 4 का नाम है जेनर और जॉनर ड्रामा। ये ड्रामा का सेक्शन है। इसमें 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से लेकर 4.4 द साइन ऑफ 4 तक टॉपिक्स है, स्टोरीज या ड्रामा है। ओके। तो ये हो गया आपकी यूनिट्स। यूनिट नंबर 1 प्रोज सेक्शन, यूनिट नंबर 2 पोएट्री सेक्शन, यूनिट नंबर 3 राइटिंग स्किल सेक्शन एंड यूनिट नंबर 4 ड्रामा सेक्शन। अब इनमें से हम आज शुरू करेंगे पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन क्यों? क्योंकि लेसन जो है वो लेसन बहुत बड़े बड़े हैं जो ऑनलाइन लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकते। रिस्ट्रिक्शंस आती है, लिमिटेशंस आती है टाइम की, वीडियो अपलोड करने की। इसलिए लेसन्स हम जब हमारे एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगे, एक्चुअल लेक्चर जब हमारे शुरू होंगे लॉकडाउन के बाद या क्लासेस को परमिशन मिलने के बाद, कॉलेज को परमिशन मिलने के बाद, तब हम लेसन्स का जो सेक्शन है वो फर्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन नंबर 2 फर्स्ट पोएम। ओके। तो ऑनलाइन जब हमारे लेक्चर जब तक शुरू है, कंटिन्यू है, तब तक हम जो पोएम्स के सेक्शन है वो पोएम का सेक्शन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2.1 से लेकर 2.8 तक जितनी पोएम्स हम कंप्लीट कर सकते हैं उतनी कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ बीच बीच में हम ग्रामर्स के भी लेक्चर्स लेंगे। अगर आपकी ग्रामर की कोई स्पेशल डिमांड हो, कोई स्पेशल टॉपिक आप चाहते हो कि ये ग्रामर का टॉपिक ऑनलाइन हमें सिखाया जाए, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। तो उसके साथ मैसेज अगर आपने भेजा तो उसका विचार करके वो ग्रामर का सेक्शन, वो ग्रामर का टॉपिक लिया जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2। ओके। 2.1 द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 सेक्शन 2। हाँ, मिल जाए। पेज नंबर 93 सेक्शन 2 द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ओके। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड्स, दे आर सिंपल वर्ड्स, बट इसमें थोड़ा लाइफ का मीनिंग दिया है। द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, द रोड मीन्स द रोड ऑफ लाइफ, जिसे हम जीवन का मार्ग कहते हैं। तो जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं रोड से, वैसे जीवन का मार्ग भी हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं, जीवन के मार्ग पर हम चलते रहते हैं। तो हमें कैसे चलना है इसके बारे में कवि ने इस पोएम में बताया है। ओके। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि पेज नंबर 93 सेक्शन 2 द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड दिया है। और आइस ब्रेकर्स नाम की एक्टिविटी हर पोएम के साथ या हर लेसन के साथ आपको दी जाएगी। ये आइस ब्रेकर्स क्या है? आइस ब्रेकर्स ये हमारे पोएम का या लेसन का प्रिपरेशन का भाग है।
जैसे कोई भी लेसन या कोई भी पोएम शुरू करने से पहले हम उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे ये स्टूडेंट की एक्टिविटी है, जो उनके साथ डिस्कशन करना, डिस्कशन के साथ पॉइंट्स निकालना और उस पॉइंट्स के जरिए हमारे पोएम का और लेसन का प्रिपरेशन करना। तो ये है आइस ब्रेकर्स। सो आइस ब्रेकर्स में पहली एक्टिविटी क्या है हमारी, चूज द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू वुड लाइक द मोस्ट फॉर अ जर्नी। जर्नी के लिए हम जितने भी मोड्स है, जितने भी टाइप्स की हमारे ट्रैवलिंग मेथड्स है, उन मेथड्स को दिया गया है, मोड्स को दिया गया है, जैसे कि एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। दीज आर द 4 वेज, एयरवेज, waterways, railways and roadways. Okay, these are the 4 modes of traveling. ये ट्रैवलिंग करने के 4 प्रकार है। इन चारों प्रकारों में से जो प्रकार हमें अवेलेबल होता है उस मेथड को हम यूज करते हैं और ट्रैवल करते हैं। ओके, तो गिव रीजंस फॉर योर प्रेफरेंस, मतलब हम समझो वाटरवे है या रेलवे है या रोडवे है, तो इनमें से कोई भी मार्ग को क्यों चूज करते हैं, क्यों सिलेक्ट करते हैं, उसका रीजन देना है। जैसे कि पहला है एयरवेज। ओके, अब एयरवेज मतलब एरोप्लेन से ट्रैवल करना, हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना। हेलीकॉप्टर तो चलो हमें मिलता नहीं, लेकिन एरोप्लेन से ट्रैवल करना, प्लेन से ट्रैवल करना। सो व्हाई वी चूज एरोप्लेन्स, हम एरोप्लेन्स को क्यों चुनते हैं ट्रैवलिंग के लिए, उसके क्या कारण क्या क्या है। जैसे कि हो सकता है टाइम सेविंग, टाइम बचाता है। जैसे ट्रेन से जाने के लिए हमें 8 घंटे लगते हैं, तो एरोप्लेन से हम 1 घंटे में पहुंचते हैं। सो एरोप्लेन ट्रैवलिंग और एयरवेज ट्रैवलिंग इज टाइम सेविंग, यू कैन से इट इज अफोर्डेबल इन सम कंटेंट। थोड़ा अफोर्डेबल है, हमारे लिए चलो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, या हम हमारे लिए भी बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल है। जैसे कि अगर हमें दिल्ली जाना हो और दिन भर में हमें काम करना हो, तो हम सुबह जाके शाम को रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन से जाने के लिए हमें 1-2 दिन लगेंगे। ओके, सो इट इज टाइम सेविंग, इट इज अफोर्डेबल, इट इज यूजफुल टू गो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। सभी तरह के लोग यहाँ जा सकते हैं। इट इज यूजफुल टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रेन जो है वो ट्रेन हमारे कंट्री में ही है, लेकिन एरोप्लेन्स आर यूजफुल टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आप घूम सकते हो कहीं भी एरोप्लेन के जरिए। ओके, एंड देन यू कैन वॉच द ब्यूटीफुल व्यूज फ्रॉम द टॉप से आप ब्यूटीफुल व्यूज दे सकते हो कि नीचे से ये शहर कैसे दिखते हैं, गांव कैसे दिखते हैं, उसको बर्ड आई व्यू कहते हैं। सो यू कैन वॉच द बर्ड आई व्यू फ्रॉम द एरोप्लेन। तो ऐसे रीजन आपको दे रहे हैं, जैसे कि वाटरवे हो गया, रेलवे हो गया और रोडवे हो गया। तो अलग अलग टाइप के रीजन आपको देने हैं। तो आप ये एक्टिविटी घर में करो, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी दी गई है। बाकी की एक्टिविटी डिस्कस ही करना है, डिस्कस विद योर पार्टनर द प्रिपरेशन, डिस्कस द वे इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। तो ये जो आइस ब्रेकर्स एक्टिविटी है, ये आइस ब्रेकर एक्टिविटी आपको डिस्कशन के लिए दी गई है। सो पेज नंबर 93 हो गया। नाउ पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 पे जैसे कि यहाँ पोएम दी गई है, ये पोएम है, ये पोएम और उसके ऊपर दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, नरेटर और ऑथर का परिचय दिया गया है। हर कविता के पहले ऑथर का परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ओके, सो सी ऑन पेज नंबर 94, वॉल्ट विटमन 1819 to 1892 means he was born in 1819 and he was dead in 1892. Walt Whitman, name of the poet, name of the author, was an American poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. एसेइस्ट थे, मतलब वॉल्ट विटमन अमेरिका के पोएट थे, कवि थे, एसेइस्ट थे, ऐसे मतलब निबंध लिखने वाले, एंड जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। ओके, विटमन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन द अमेरिकन कैनन एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। वॉल्ट विटमन ये अमेरिकन कैनन के, कैनन मतलब काइंड ऑफ थेरी जैसे बोलते हैं कि विचार करण्याची पद्धत जरा बोलतात, विचारसरणी बोलतात। तो इस थिंकिंग मेथड के या इस थिंकिंग थ्योरी, अमेरिकन थिंकिंग थ्योरी के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट म्हणजे काय, व्हेरी पॉप्युलर, व्हेरी फेमस,
ज्याला आपण प्रभावी बोलतो मराठीमध्ये, तर अतिशय प्रभावी कवि होते. उनका मतलब कविताओं का जो इफेक्ट था, प्रभाव था, वो बहुत सारे लोगों के थिंकिंग पर था. सो ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन अमेरिकन कैनन एंड ही इज ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ द फ्री वर्स. उन्हें फादर ऑफ द फ्री वर्स कहा जाता है. फादर ऑफ फ्री वर्स मतलब क्या? फ्री वर्स. फ्री वर्स एक कविता का टाइप है जिसमें रायमिंग वर्ड नहीं होते, रायमिंग स्कीम नाही होती, ज्याला मुक्त छंद किंवा मुक्त काव्य आपण मराठीमध्ये म्हणतो. तर अशा फ्री वर्स पोएमचे ते फादर. फादर म्हणजे काय? ही वॉज द क्रिएटर. मतलब वॉल्ट व्हिटमन पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने फ्री वर्स की पोएम लिखना शुरू किया, स्टार्ट किया. सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स टाइप पोएम्स. ओके. He grew up in the Huntington in a family with difficult economic status. हंटिंगटन में वो बड़े हुए. ग्रू अप मतलब बड़े हुए. हंटिंगटन अमेरिका का एक जैसे आप एरिया बोल सकते हो, सिटी बोल सकते हो. हंटिंगटन इन अ फैमिली विथ अ डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस. डिफिकल्ट इकोनॉमिक स्टेटस मतलब पुअर कंडीशन. एक पुअर फैमिली में, हंटिंगटन में एक पुअर फैमिली में वॉल्ट व्हिटमन बड़े हो गए. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. उनका जो मेजर वर्क है, कविता का जो मेजर उनका काम है, कविता का मेजर मतलब जो बहुत बड़े कविता संग्रह उन्होंने लिखे, उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास. ये लीव्स ऑफ ग्रास का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बड़ा कविता का संग्रह, जिसे हम कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहेंगे, उस कविता के संग्रह को पब्लिश किया गया, छापा गया जुलाई 1855. ये उनका बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश हुआ जुलाई 1855 में. हिज ओ कैप्टन माय कैप्टन, अगर आपको आपका 10th याद है तो 10th में आपको पोएम, मराठी मीडियम को खास करके, इंग्लिश मीडियम को नहीं, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये पोएम है 10th में. ओ कैप्टन माय कैप्टन, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाइडली पॉपुलर. अब्राहम लिंकन के बारे में उन्होंने ये कविता लिखी थी. अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई अमेरिका में, उनको मारा गया. जब अब्राहम लिंकन को बुरी तरह से मारा गया, अब्राहम लिंकन वॉज मर्सिलेसली किल्ड इन द वॉर ऑफ अमेरिका. ओके. तो इस युद्ध में उनके डेथ पर ओ कैप्टन माय कैप्टन कविता वॉल्ट व्हिटमन ने लिखी और जो वाइडली पॉपुलर मतलब बहुत बड़ी तरह से पॉपुलर हो गई, प्रसिद्ध हो गई. ओके. The section 1 of the song of the open road from the leaves of grass is beautiful blend of self awareness. Song of the open road जो है, वो song of the open road ये blend है. Blend is a mixture. It is a mixture of self awareness. Self awareness मतलब क्या? ज्याला मराठीमध्ये आपण स्वतःबद्दलची जाणीव म्हणतो. खुद के बारे में जान लेना कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, खुद के बारे में अवेयरनेस होना, इसका एक ब्यूटीफुल मिक्सचर है, ब्लेंड है ये कविता सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. तो सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल, विल मीन्स विल, इच्छा, एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. टेंडरनेस ऑफ हार्ट मीन्स सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट. सो इन तीनों का मतलब टेंडरनेस ऑफ हार्ट, फ्री विल एंड सेल्फ अवेयरनेस, इन तीनों का बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मिक्सचर यानी कि ब्लेंड है ये कविता सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस द टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल ऑफ और यूनिवर्सिटी. तो इस कविता में हमें क्या बताया है? इट गिव्स द पोएट रियलाइजेशन. पोएट का रियलाइजेशन, पोएट को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ, हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उस जीवन की जो ट्रैवलिंग है, जो जर्नी है, उसके साथ हम विजडम को भी फेस करते हैं. हमें विजडम को फेस करना होता है. विजडम मतलब क्या? फ्रीडम. फ्रीडम स्वातंत्र्य असं आपण म्हणतो. आपलं लाईफ स्वतंत्र आहे, आपण लाईफ मध्ये स्वतंत्रपणे जगतो. आपल्या लाईफ मध्ये आपल्याला विजडमला टेस्ट करावं लागतं. आपली विजडम, आपली जी फ्रीडम आहे ती वेळोवेळी टेस्ट होत असते. ओके. सो टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और युनिव्हर्सिटी. म्हणजे ही फ्रीडमची टेस्ट जी आहे, ही आपल्या फ्रीडमची जी परीक्षा आहे, ती परीक्षा
कोणत्या पण स्कूलमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये होत नाही. आपल्या कॉलेजमध्ये, स्कूलमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये एक्झाम कशाची होते? एक्झाम आपल्या सब्जेक्टची होते. इंग्लिश, मॅथ्स किंवा अकाउंट ह्या सब्जेक्टची टेस्ट असते. पण आपल्या फ्रीडमची टेस्ट असते का? नाही. ही फ्रीडमची टेस्ट आपल्याला लाईफ मध्ये द्यावी लागते. म्हणजे आपण लहानपणी आपल्याला फ्रीडम मिळतो, मग आपल्याला यंग लाईफ मध्ये फ्रीडम मिळतो, मिडल एज लाईफ मध्ये आपल्याला फ्रीडम मिळतो, ओल्ड एज मध्ये आपल्याला फ्रीडम मिळतो. ह्या सगळ्या फ्रीडमची टेस्ट आपल्याला आपल्या लाईफ मध्येच द्यावी लागते. म्हणजे आपण आपलं लाईफ जगतो म्हणजे एक प्रकारे आपण आपलं फ्रीडम जगत असतो. ठीक आहे? पुढे, अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस. रोड ऑफ लाइफ एवरीवन यूजेस. हर कोई जीवन का मार्ग यूज करता है, फ्रीडम यूज करता है उसे जीने के लिए. यूजेस वेदर रिच और पुअर एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. और ये जो लाइफ का मार्ग है, ये जो लाइफ का फ्रीडम है, ये हमें एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने पे मजबूर करता है. मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को एसोसिएट करने के साथ ही हमें चलना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी से बाहर, समाज से दूर जाके हमारा जीवन जी सकते हैं. सोसाइटी में रह के, समाज में रह के, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे को एसोसिएट करके, एक दूसरे को साथ लेकर चलकर ही हमें अपना जीवन जीना पड़ता है. हम सब एक साथ चलते हैं. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. और ये जो रोड है, लाइफ रोड, रोड ऑफ लाइफ, ये रोड ऑफ लाइफ क्या करता है? मोबिलिटी को सिग्निफाई करता है. मोबिलिटी मतलब क्या? स्पीड. हमारे लाइफ को एक स्पीड है, स्पीड से हम जीते हैं. ऐसा नहीं कि 10वां साल के बाद 11वां साल नहीं आता. 11वां साल आता है, 11 आता है, 12 आता है, 11 ही रहता है, ऐसा नहीं. सो लाइफ, द रोड ऑफ लाइफ इंडिकेट्स स्पीड. ओके. One can take the road as a point to start over towards something new. और जो हमारा रोड है, वो रोड पॉइंट आउट क्या करता है? We should start something new. जीवन का हर मार्ग कुछ नया शुरू करने की हमें प्रेरणा देता है. जीवन का नया साल, हर साल हम कुछ नई जर्नी स्टार्ट करते हैं. ओके. Whitman talks about the people and the places. He argues against staying in one place for too long. William Whitman is against for staying in one place for too long. एक ही जगह बहुत देर तक रहना या एक ही लाइफ बहुत देर तक जीना या उसी लाइफ को बार बार जीते रहना, इसके खिलाफ है हमारे कवि वॉल्ट व्हिटमन. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक पल में आप एक लाइफ जीते हो तो उसे पीछे छोड़कर आपको आगे जाना चाहिए. नया लाइफ, नया पॉइंट ऑफ जर्नी आपको स्टार्ट करना चाहिए. सो ऑल्दो हॉस्पिटलिटी मे बी ट्रू. हॉस्पिटलिटी मे बी ट्रू मीन्स भले आपको हॉस्पिटलिटी क्या होता है? आवभगत, स्वागत, सत्कार, आपको बहुत अच्छा मिले या आपको लगे कि हमें उसी पल पर कायम रहना चाहिए, लेकिन आदमी को एक ही पल पर, एक ही मोमेंट पर स्टे नहीं करना चाहिए. उसे हर पल आगे बढ़ना चाहिए, ये कवि कहते हैं. ओके. तो यहाँ हम रुकते हैं. ओके. See on page number 94, Song of the Road. It is the poem that we are always, the poet is always ready to start the journey. Okay. And the poem is a dramatic monologue. मतलब एक खुद के साथ बात करना. Okay. तो first stanza, a foot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, and the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Line by line इसका मीनिंग देखते हैं. A foot and light-hearted, I take the open road. A foot means what? A foot means I am always open-minded. मैं हमेशा open-mindedly मेरी जर्नी शुरू करता हूँ. मेरा जो ओपन रोड है, ओपन रोड मतलब ओपन रोड ऑफ लाइफ, मेरा जीने का जो मार्ग है, वो मार्ग में a foot and light-hearted. A foot and light-hearted मतलब क्या? I am open-minded, open-mindedly, and I am always prepared. I am always prepared to choose the road of life. मैं बहुत ही open-minded तरीके से और आगे जाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मतलब prepared रहता हूँ. I am always prepared to face the problems and I am always prepared to choose the road of life. I am open-minded. I am means writer, poet. Healthy, free,
द वर्ल्ड बिफोर मी, हेल्दी फ्री, आई एम हेल्दी मीन्स आई एम ऑलवेज प्रिपेयर। ओके, मैं हमेशा तैयार रहता हूं, और ये एक मेटाफोरिकल जर्नी है लाइफ की। मतलब कोई भी जर्नी हो, लाइफ की जर्नी हो या कोई भी जर्नी हो, उस जर्नी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। इसका मीनिंग है आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट टू चूज द रोड ऑफ लाइफ। रोड ऑफ लाइफ चूज करने के लिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं। एंड आई हैव द फ्रीडम, मुझे फ्रीडम है, आई हैव द फ्रीडम टू चूज द रोड ऑफ माई लाइफ। हर एक को रहता है, कभी को ऐसे नहीं, हमें भी हमारे जीवन का मार्ग चुनने का फ्रीडम है। सो आई हैव ऑलवेज द फ्रीडम ऑफ लाइफ, आई हैव ऑलवेज फ्रीडम टू चूज द रोड ऑफ माई लाइफ। सो पूरा मीनिंग क्या है, जैसे कि आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू फेस एनी प्रॉब्लम्स ऑफ माई लाइफ, I am always confident to choose the road of my life, and I have the freedom to choose the road of my life because I am always prepared. Everybody has freedom to choose the road of life. Okay? तो यहाँ हमारे पहले 3 लाइन्स खत्म होते हैं, जैसे कि a foot, light hearted, I take the open road, healthy, free and world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. Okay? Next. Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth, I ask not good fortune. I am not dependent. I am not dependent on good luck. Good fortune means good luck. कविता कहता है कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूं मेरा जो मार्ग है चुनने के लिए, मुझे फ्रीडम है मेरा लाइफ का मार्ग चुनने के लिए, तो इसीलिए मैं गुड लक पे डिपेंड नहीं रहता, मैं बहुत मेहनत करता हूं। सो हेंस आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून मीन्स आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन गुड लक और गुड फॉर्चून। ओके, फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ, आई माई सेल्फ एम अ गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ, मैं ही एक गुड फॉर्चून हूं, मेरा गुड फॉर्चून आएगा, मेरा गुड लक आएगा, मेरा अच्छा भविष्य आने वाला है या अच्छा टाइम आने वाला है, इस पर मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं खुद एक अच्छा टाइम हूं, मैं खुद एक अच्छा लक हूं, एक अच्छा नसीब हूं। ओके, आई माई सेल्फ अ गुड फॉर्चून, आई एम अ गुड फॉर्चून, आई एम अ गुड लक बिकॉज आई वर्क हार्ड। मैं गुड फॉर्चून क्यों हूं, मैं अच्छा नसीब क्यों हूं, क्योंकि अच्छा नसीब लाने के लिए मैं ही बहुत हार्ड वर्क करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, अगर मेरे ड्रीम्स सच करने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो मेरा अच्छा टाइम आएगा ही आएगा। सो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई गुड लक बिकॉज आई एम गुड लक, बिकॉज आई वर्क हार्ड टू मेक माई ड्रीम्स ट्रू, टू कम माई ड्रीम्स ट्रू। सो आई एम द गुड फॉर्चून। ओके, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Henceforth I whimper no more. अब whimper का मीनिंग उसके बाजू में दिया है। whimper का मीनिंग क्या है? Make a series of low, weak, sad cries, especially with fear and pain. इसका मतलब है कंप्लेन करना, ज्याला आपण मराठीमध्ये तक्रार करणे बोलतो, तक्रार करना। हम हमेशा तकरार करते रहते हैं कि मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरे टीचर अच्छे नहीं है। सो कवि क्या कहता है? आई विम्पर नो मोर, आई विम्पर नो मोर मीन्स आई एम नो मोर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। मैं किसी के बारे में भी कंप्लेन नहीं करता क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। ओके, सो मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। आई विल नॉट ब्लेम टू एनीवन। अगर मुझे कभी कभी मतलब सक्सेस नहीं मिलता तो मैं कंप्लेन नहीं करता, या मुझे बहुत काम करना पड़ता है या हार्डवर्क करना पड़ता है, इसलिए मैं दूसरों के बारे में कंप्लेन नहीं करता या दूसरों को ब्लेम नहीं करता। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन एनी मोर एंड पोस्टपोन नो मोर। पोस्टपोन, मैं पोस्टपोन भी नहीं करता, मतलब मेरा जो प्लान है वो प्लान मैं करते रहता हूं, मैं पोस्टपोन नहीं करता। नो मोर, नीड नथिंग। ओके, मतलब मैं इसके बारे में कंप्लेन नहीं करता कि मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट्स मिलते हैं या मुझे लाइफ में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती।
So I am not complaining about any discomfort in my life. I am not complaining about any not getting facilities in my life. Okay, so I am always ready to do hard work because I do not depend on good luck. Because myself is a good luck. I am a good luck. I work hard to make my dreams true. So I do not complain about anything. I do not complain about discomforts of my life. Okay, तो यहाँ ये बताया गया है, done with indoor complaints, libraries and querulous criticism. I have done indoor complaints, means I have made my plans, I have transformed my plans into actions. Okay, मैंने मेरे जो plans है वो plans को मैं actions में transform करता हूँ. मैं सिर्फ प्लान करके घर में नहीं बैठता, उसको एक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, मैंने जो डिसाइड किया है उसको पूरा कैसे करना है, इसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ. लाइब्रेरीज एंड क्यूरुलस क्रिटिसिज्म. क्यूरुलस का मीनिंग क्या है? कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज इरिटेटेड. आई डू नॉट शो दैट आई एम इरिटेटेड. I do not show that I am complaining about anyone or about any discomforts. मैं हमेशा बहुत ही हैप्पी तरीके से मेहनत करता हूँ, कंप्लेन नहीं करता. क्रिटिसिज्म, यहाँ वर्ड है क्रिटिसिज्म, मतलब दूसरों को बुरा कहना या दूसरों को ब्लेम करना. अगर कवि को कोई ब्लेम करता है या बुरा कहता है तो उसे उसके बुरा कहने पर या ब्लेम करने पर राइटर, पोएट कभी भी कंप्लेन नहीं करता. वो हमेशा उस क्रिटिसिज्म को या उस ब्लेम को पॉजिटिवली लेता है और उसके अनुसार वो हार्डवर्क करता है उसके सपने सच करने के लिए. ओके, सो हमारा यहां तक हो गया है डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज एंड क्यूरुलस क्रिटिसिज्म. आगे की जो पोएम है वो पोएम हम अगले लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड पार्ट ऑफ द पोएम ये दोनों आपको साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि पोएम समझ में आने के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है. तो आप इंट्रोडक्शन पढ़िए और पोएम जितनी हो गई है, पोएम हमारी हो गई है लाइन तक, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्यूरुलस क्रिटिसिज्म, यहां तक हो गई है. तो इसका जो अगला पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ओके.